हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे घटना सार और ई दृष्टि जो घटना चक्र। हमने दोनों किताबों को आपको बताया था कि आप लोग दोनों किताबें खरीद लीजिए। दोनों किताबें अपने अपने हिसाब से बेहतर हैं। कुछ चीज़ें उसमें और आपको बेहतर मिलेंगी तो कुछ चीज़ें इसमें आपको बेहतर मिलेंगी। आपको दोनों पढ़ना था, दोनों का पोस्टमार्टम हो चुका है। आपने नहीं देखा तो जाकर लेक्चर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। समय कम है, कम समय में जल्दी करिए, देख लीजिए, बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। और यहाँ पर 200 प्लस दोनों किताबों से करंट अफेयर यहाँ पर रखे गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे महत्वपूर्ण अब कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। और उसके अलावा सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर करंट अफेयर के रेगुलर क्विज होते हैं और क्विज की संख्या 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला करंट अफेयर यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलियन ओपन लिखा हुआ है। मतलब जो ओपन होते हैं साल में 4 होते हैं और साल में 4 होते हैं तो एक साल यानी 2022 में एक हो चुका है। कौन सा हुआ है? साल में 4 होते हैं। उसकी ट्रिक है कि अफवाह मत फैलाइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन यानी अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन, ओके। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 हो चुका है। इसको जीत चुके हैं राफेल नडाल स्पेन के, डेनिल मेदवेदेव रूस को हराकर और राफेल नडाल जीतते ही एक विश्व रिकॉर्ड बना दिए कि 21 ग्रैंड स्लैम जीतने का विश्व रिकॉर्ड, ओके। क्योंकि अभी तक ये लोग बराबरी में चल रहे थे। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर तीनों लोग 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते थे। लेकिन राफेल नडाल ने जैसे ही ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, राफेल नडाल विश्व में 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हो गए, ठीक है। डेनिल मेदवेदेव जो रूस के हैं इनको हराए थे, ओके। और यहीं अगर हम यूएस ओपन में जाते हैं तो यहाँ पर डेनिल मेदवेदेव यूएस ओपन जीते थे नोवाक जोकोविच को हराकर, ओके। इतना ही 2 याद रखिए। बाकी महिला एकल की बात करें तो यहाँ पर भी एक अलग प्रकार की चीज़ें हुई हैं। एस्ले बार्टी ए से ऑस्ट्रेलिया, एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, उन्होंने डेनियल कॉलिंस अमेरिका की इनको हरा दी ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और यहाँ पर हराने के बाद ही एस्ले बार्टी जो 25 वर्ष की हैं उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी कि अब मैं संन्यास लेती हूँ, मैं जीत चुकी हैं, अब मैं जा रही हूँ घर, है ना। तो एस्ले बार्टी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीती हैं डेनियल कॉलिंस को हराकर, ओके, ठीक है। और यहाँ पर यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन एम्मा राडुकानु यूके की हैं। एम्मा राडुकानु ने लेला फर्नांडिस को कनाडा की हैं, उनको हराया। याद कर लीजिए तुरंत के तुरंत। यह राफेल नडाल का 21वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है। इसके साथ ही उन्होंने टेनिस इतिहास में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीतने का रिकॉर्ड कायम किया, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दूसरा करंट अफेयर जो आगामी खेल का आयोजन किया जाएगा तो इससे रिलेटेड है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी ओलंपिक जो हुआ है 32वां ओलंपिक हुआ, कहाँ पर हुआ है? टोक्यो में हुआ। 2020 वाला हुआ है, 2021 में हुआ ना। तो टोक्यो ओलंपिक हुआ तो 32वां था। 33वां जो ओलंपिक होगा 2024 में वो पेरिस फ्रांस में होगा। 34वां कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में। और 35वां जो होगा वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अभी के अभी याद कर लीजिए कि पहले अब 2024 वाला जो होगा पेरिस फ्रांस में होगा 33वें नंबर का, 34वें नंबर का होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में और 35वें नंबर का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ओके, हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आईसीसी का एक दिवसीय विश्व कप जो होने वाला है 23 में 13वें नंबर का वो भारत में होगा। आईसीसी एक दिवसीय मतलब जो 50-50 ओवर के होते हैं, तो 13वां एक दिवसीय भारत में होगा, ठीक है। 13वां एक दिवसीय भारत में होगा। उसके बाद यहाँ पर 14वां एक दिवसीय जो 2027 में होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, यानी अफ्रीका महाद्वीप में होगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। और फिर उसके बाद एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जो 2031 में होगा भारत और बांग्लादेश में होगा। ये तीनों अभी के अभी याद कर लीजिए, अभी के अभी। तो 13वां होगा भारत में, 14वां होगा 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया और उसके बाद होगा 15वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2031 में भारत और बांग्लादेश में, ओके। ये 2 महत्वपूर्ण। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो है कि भारत में होने वाला है। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में भारत होने वाला है। हॉकी विश्व कप, पुरुष हॉकी विश्व कप 15वें नंबर का भारत में होने वाला है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 ये भी भारत में होने वाली है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में होने वाला है, ओके, ठीक है। और उसके अलावा
आईसीसी टी20 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में होगा। आईसीसी टी20 विश्व कप महिला वाला 2023 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में ओके। और 9 नंबर का पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में वेस्ट इंडीज एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा ओके। और पुरुष टी20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका में होगा। ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे जब सुमेलित करने के लिए पूछा जाएगा तो आपको तो याद होना चाहिए। अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 इसी वर्ष भारत में होने वाला है। तो अंडर 17 महिला विश्व कप इसी वर्ष भारत में होने वाला है। इतने महत्वपूर्ण है, बार बार देखिए, याद हो जाएंगे आप लोग। ये तो याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन पूरा एक साल लेकर निकल जाता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एटीपी अवार्ड्स दिए गए। एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स द्वारा एटीपी अवार्ड्स 2021 दिए गए। दिसंबर 2021 में एकमात्र भारतीय प्रज्वल हेगड़े को दिया गया है रॉन बुकमैन मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड। रॉन बुकमैन मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड प्रज्वल हेगड़े ओके। विजडन क्रिकेट अल्मानैक 2022 के इसमें 159वां संस्करण था। इसमें आवरण पृष्ठ पर जो रूट जो इंग्लैंड के हैं उनको स्थान दिया गया। इंग्लैंड के जो रूट को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। और दक्षिण अफ्रीका की हैं ये इंग्लैंड के हैं जो रूट इंग्लैंड के हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। और दक्षिण अफ्रीका की हैं लिजेल ली को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है ओके। और साथ ही यहाँ पर 5 क्रिकेटर मतलब 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की जब बात की जाएगी तो 2 क्रिकेटरों को, भारत के 2 क्रिकेटरों जसप्रीत बुमराह रोहित शर्मा को स्थान दिया गया। और पहली बार ऐसा है कि भारत के 2 क्रिकेटरों को स्थान दिया गया हो, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा ओके। डेवान कानवे न्यूजीलैंड के भी हैं, ओली रॉबिन्सन इंग्लैंड के हैं और डेन वान नाइकेर्क दक्षिण अफ्रीका के। मतलब टोटल 5 खिलाड़ी ये हैं, 2 भारतीय हैं। इन लोगों के भी नाम याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि टॉप 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो विजडन के द्वारा किया गया तो उसमें से कौन सा एक नहीं है, तो ये भी पूछा जा सकता है। या फिर भारत के कौन 2 लोग हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो डेवान कानवे न्यूजीलैंड के, ओली रॉबिन्सन इंग्लैंड, डेन वान नाइके दक्षिण अफ्रीका के हैं। महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद तो करना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम का भारत दौरा हुआ है फरवरी 2022 में। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एवं 3 T20 मैचों का आयोजन हुआ ठीक है। और भारत ने सब मैच जीते। और एक यहाँ पर बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड बना है। अहमदाबाद में खेला गया श्रृंखला का पहला मैच भारत का 1000वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था। अहमदाबाद में खेला गया श्रृंखला का पहला मैच भारत का 1000वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत पहली अंतर्राष्ट्रीय टीम बन गई है ओके। उल्लेखनीय है कि भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच अजीत वाडेकर की कप्तानी में इंग्लैंड के विरुद्ध 1974 में लीड्स में जीता था। याद रखिएगा। तो ये जो वेस्ट इंडीज़ की टीम का दौरा हुआ था, एक दिवसीय 3-0 से भारत जीता। और मैन ऑफ द सीरीज प्रसिद्ध कृष्णा रहे और सर्वाधिक रन सूर्य कुमार यादव बनाए थे इसमें ओके। बहुत ही महत्वपूर्ण। हाँ, आप लोग कमेंट करिएगा ये जो टूर्नामेंट हुआ वेस्ट इंडीज़ वाला, इसमें कप्तानी कौन कर रहे थे भारत की तरफ से? 1000वां जो मैच हुआ उसमें कप्तानी कौन कर रहे थे? विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जनवरी 2022 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में हुआ। यह चैंपियनशिप केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ ओके। केरल में हुआ, कहाँ पे हुआ? केरल में आयोजित किया गया था विश्व बधिर ओके। योनेक्स स्विस ओपन, यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है? योनेक्स स्विस से स्विट्जरलैंड यानी स्विट्जरलैंड के बेसल में हुआ था। तो स्विट्जरलैंड योनेक्स स्विस ओपन स्विट्जरलैंड के बेसल में मार्च 2022 में हुआ। यहाँ पर महिला एकल की विजेता रही हैं भारत की PV सिंधु। इन्होंने उप विजेता जो हैं यहाँ पर बुसानन ओंगबाम रुंगफान
बुसानन ओंगबाम को हराई है, थाईलैंड की है। ओके, तो पीवी सिंधु महिला एकल को जीती हैं। कौन सा यूनिक्स स्विस ओपन 2022 को पीवी सिंधु ने जीता है, उपविजेता है बुसानन ओंगबाम थाईलैंड की जो है इनको हराकर। और वहीं पुरुष एकल की बात करें तो एच.एस. प्रणय भी पीछे नहीं रहे, एच.एस. प्रणय भी पीछे नहीं रहे। उपविजेता थे जोनाथन क्रिस्टी ने इंडोनेशिया के इन्होंने एस प्रणय को हराया, लेकिन ये उपविजेता थे। ये भी याद रखिएगा, 2 स्टेटमेंट बना के अगर पूछे गए तो आपकी हालत ख़राब की जा सकती है कि जैसा आयोग समीक्षा अधिकारी के मेंस में कर चुका है। यानी आयोग अब वन लाइनर नहीं चाहता है, वन लाइनर लोगों की आवश्यकता नहीं है आयोग वन लाइनर लोगों को भी रखता है, लेकिन अब ज़्यादातर स्टेटमेंट वाले लोग आ गए हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन बनाने वाला जो भी व्यक्ति है वो बनाएगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा, और उसे यहाँ पे बनाना भी चाहिए क्वेश्चन, है ना। किसी भारतीय ने वहाँ पर जाकर बेसिल स्विट्ज़रलैंड में वहाँ पर हरा कर जीता है, तो पीवी सिंधु है। अब यहाँ पर है पोलिश ओपन बैडमिंटन। ये इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर विजेता और मतलब पुरुष एकल और महिला एकल दोनों में भारतीय हैं। पोलैंड में हुआ, पोलिस है तो पोलैंड में मार्च 2022 में हुआ पोलिश ओपन बैडमिंटन। विजेता किरण जॉर्ज, इन्होंने उपविजेता जो हराई हैं किनको, चिया हावली चीनी ताइपे। महिला एकल विजेता अनुपमा उपाध्याय भारत की, लेकिन यहाँ पर उपविजेता भी भारतीय ही थी, अदिति भट्ट। मतलब आपस में ही लड़ लिए, चलो तुम जीतो या हम जीते, बात एक ही है ना। तो पुलिस भी याद रखिएगा, और ये यूनिक्स स्विस ओपन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब चर्चित खेल व्यक्तित्व में दीक्षा डागर जो है कि 24वां ब्राज़ील में हुआ था मूक बधिर ओलंपिक हुआ है 24वां ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में। याद रखने की आवश्यकता नहीं, याद रखिए ब्राज़ील में हुआ 24वां मूक बधिर ओलंपिक में। भारत की गोल्फर दीक्षा डागर 12 मई को स्वर्ण पदक जीतकर डेफलिम्पिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली गोल्फर बन गई हैं। इसके पहले दीक्षा ने इस ओलंपिक में 2017 में रजत पदक जीता था। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। दीक्षा डागर ब्राज़ील में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में 12 मई को स्वर्ण पदक जीतकर और 2 पदक जीतने वाली पहली गोल्फर बन गई। 2017 में इन्होंने ही रजत जीता था, इस बार स्वर्ण जीती हैं। ओके, 2022 में मई महीने का करंट अफेयर है। 2022 के फरवरी, मार्च, अप्रैल और 20 से 22 मई तक के करंट अफेयर इतने महत्वपूर्ण हैं कि कुछ बताया नहीं जा सकता, तो उतने ही रखे भी गए हैं। हर्षदा शरद गरुड़ क्यों इंपॉर्टेंट है? हर्षदा शरद गरुड़ ने ग्रीस में आयोजित हुआ था IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हर्षदा शरद गरुड़ ग्रीस में आयोजित हुआ IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ओके, इसके पहले केवल 2 भारतीयों ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है। उनमें मीराबाई चानू 2013 में कांस्य पदक, अंचिता सुली रजत पदक जीती हैं, लेकिन हर्षदा शरद गरुड़ स्वर्ण पदक जीती हैं ग्रीस में आयोजित हुआ IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में। ओके, ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण हैं, सब महत्वपूर्ण ही है। यहाँ पर वही महत्वपूर्ण जो इम्पॉर्टेंट है उन्हें को ही रखा गया। PR श्रीजेश बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी हैं। भारत के अनुभवी हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश को हाल ही में 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रतिष्ठित विश्व खेल में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह यह पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने 2019 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। PR श्रीजेश इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। पहली महिला खिलाड़ी रानी रामपाल थी 19 में, पहले पुरुष खिलाड़ी PR श्रीजेश हैं और दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, श्रीजेश इस पुरस्कार के लिए नामित होने वाले एकमात्र भारतीय थे। उनके नाम की सिफारिश अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने की थी। अक्टूबर में FIH स्टार पुरस्कार में श्रीजेश को 2021 के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया था। ओके, महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट बनेंगे तो यहाँ से आपको खींच के
आपकी काबिलियत पे शक करेगा आयोग, है ना। तो बैडमिंटन में थॉमस कप हुआ है, ये तो और महत्वपूर्ण है। पहली बार भारत ने इसको जीता है, पहली बार भारत ने जीता है। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को बैंकॉक में, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप 2022 के फाइनल मुकाबले में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित किया। 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित कर पहली बार पुरुषों के थॉमस बैडमिंटन का खिताब जीता। भारतीय टीम 73 वर्ष के इतिहास में पहली बार इस खिताब को जीतने में सफल हुई। 73 वर्ष के इतिहास में पहली बार इस खिताब को जीतने में सफल हुई। 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित किया। भारतीय टीम के लिए लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत के अलावा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अपने अपने मुकाबले जीते। सेमीफाइनल में भारत ने 13 मई को डेनमार्क को 3-0 से पराजित किया था। थॉमस कप का चैंपियन बनने वाला भारत छठा देश है। देख रहे हैं 3 स्टेटमेंट। 73 वर्ष बाद 14 बार की चैंपियन को बैंकॉक में आयोजित हुआ था, है ना। और थॉमस कप का चैंपियन बनने वाला छठा देश है। 32वीं बार आयोजन हुआ, 32वीं बार इसका आयोजन था, 32वें नंबर का था। इंडोनेशिया ने सर्वाधिक 14 बार जीता है, चीन ने 10 बार जीता है, मलेशिया ने 5 बार जीता है और मलेशिया ने 5 बार जीता है। डेनमार्क और जापान एक एक बार विजेता हैं, तो एक बार विजेता अब भारत हो गई। डेनमार्क 2016 में खिताब जीतने वाली पहली गैर एशियाई टीम थी, तो बहुत महत्वपूर्ण। चलिए आगे। अब यहाँ पर कुछ पुरस्कार हैं महत्वपूर्ण। सरस्वती, हमने बताया था कि राम जी की शरण में नहीं, सरस्वती जी राम जी से मिले और बोले मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, यानी सरस्वती पुरस्कार 31वें नंबर का सरस्वती पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा रामदरस मिश्रा को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के डुमरी गांव में इनका जन्म हुआ था। हिंदी साहित्य के विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन इन्होंने किया है। तो सरस्वती जी से मतलब राम जी मिले सरस्वती जी से और बोले मैं तो यहाँ हूँ, तो मैं तो यहाँ हूँ इनका कविता संग्रह है। रामदरस मिश्रा हैं, गोरखपुर जिले के हैं। सरस्वती पुरस्कार ये पाए हैं 31वें नंबर का के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ओके, ठीक है। उसके अलावा 2020 के लिए 30वां सरस्वती पुरस्कार शरण कुमार, शरण जी चले गए थे सरस्वती जी की शरण में, तो शरण कुमार लिम्बाले को उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया था। ओके, 1991 से यह पुरस्कार दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट कृतियों के लिए दिया जाता है। 15 लाख रुपए भी दिए जाते हैं कि आप पार्टी करिए, एंजॉय करिए, खिलाइए पिलाइए सबको, ठीक है, इसीलिए दिया जाता होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें 2020-21 ज्ञानपीठ पुरस्कार, सीधे याद रखिए, हमने ट्रिक बताई थी, नील का दाम, नील का दाम, नील का दाम। ओके, तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया असमिया कथाकार नीलमणि फूकन को, नीलमणि फूकन को दिया गया 56वां। 57वां दिया गया कोंकणी भाषा के लेखक दामोदर मावजो यानी दामोदर मावजो, यानी 56वां दिया गया नीलमणि फूकन को, दामोदर मावजो को 57वां दिया गया। 2020 वाला दिया गया 56वां नीलमणि फूकन को, 2021 वाला 57वां दिया गया दामोदर मावजो को। ओके, नीलमणि फूकन जो हैं वो असमी साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1981 में मिल चुका है। 57वां कोंकणी लेखक दामोदर मावजो को गोवा के उपन्यासकार हैं, कथाकार, निबंधकार, आलोचक हैं। ये भी 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पा चुके हैं। दोनों लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। ओके, अब बात करते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, SJFI मेडल, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने क्रिकेटर सुनील गावस्कर को SJFI मेडल से सम्मानित किया। वहीं नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू ओलंपिक में क्रमशः इनको मतलब स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर और मीराबाई चानू को स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया। और हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम को टीम ऑफ द ईयर भी दिया गया है। तो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम को टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है।
पैरा एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया सुमित अंतिल और प्रमोद भगत को, दोनों लोगों को पैरा एथलीट ऑफ द ईयर, जबकि अवनी लेखरा को पैरा वुमेन पैरा एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया है। तो पैरा एथलीट में पैरा एथलीट ऑफ द ईयर SJFI के द्वारा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सुमित अंतिल और प्रमोद भगत को, और पैरा एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवनी लेखरा को, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को टीम ऑफ द ईयर और नीरज चोपड़ा और मीराबाई जानू को क्रमशः स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने क्रिकेटर सुनील गावस्कर को FJFI मेडल से सम्मानित किया। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही चलिए आगे देखते हैं। अब तो यहाँ पर लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 दिए गए हैं। अब यहाँ पर कई लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं और आयोग यहाँ पर खेलना चाहेगा और खेलेगा भी, हमें तो यही लग रहा है कि खेल देगा। तो सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा की बात करें तो डेरेक ओ ब्रायन TMC, और सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी को, सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा की बात करें तो वंदना चौहान, और सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा लॉकेट चटर्जी, सर्वश्रेष्ठ नए वाले तेजस्वी सूर्या, और नवोदित राज्यसभा में मनोज कुमार झा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य AK एंथनी और बीजेपी के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब को। हो सके तो याद करिए, कई बार देखिए। अब जैसे नए वाले सांसद हो गए लोकसभा राज्यसभा की तेजस्वी सूर्या लोकसभा, राज्यसभा मनोज कुमार झा। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद की राज्यसभा की बात करें तो वंदना चौहान, राज्यसभा वंदना चौहान। ओके, और वहीं हम बात करेंगे अगर लोकसभा महिला सांसद लॉकेट चटर्जी। ओके, ये लोग याद हो सकते हैं। अब देखिए महिला सांसद में राज्य में ज लगा, यहाँ पर च है, तो कुछ मिलता जुलता है कि नहीं। राज्य में है और यहाँ पे च लगा कि वंदना चौहान। ओके, और लोकसभा में ल लगा है तो लॉकेट चटर्जी। ये दोनों लोग याद हो गए, राज्यसभा लोकसभा की महिला सांसद। ओके, और नए वाले तेजस्वी सूर्या भाजपा के याद होगा आपको, और नवोदित राज्यसभा मनोज कुमार झा। ओके, और लाइफ टाइम अचीवमेंट राज्यसभा के तो ऐसे याद करना होगा AK एंथनी, और लोकसभा के भर्तृहरि महताब, और सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी, और सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा में डेरेक ओ ब्रायन TMC के। अब याद करिए, प्रयास करिए। ये देखिए, अभी आयोग ने यहाँ से खेला, आयोग ने भी खेला, शायद किसी और एग्ज़ाम में भी खेला हुआ, कि पराग अग्रवाल जो कि बने हैं भारतीय अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। और ये एक बात समझनी पड़ेगी कि ये लोग CEO वगैरह भारत के क्यों नियुक्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है विश्व की, 2.43% लैंड एरिया है, और जनसंख्या 17 से 18% विश्व की यहाँ पर रहती है। और जनसंख्या जहाँ पर होगी वहाँ पर डिमांड होगी, और वहीं पर लोग जो है कि चीज़ों को खरीदेंगे, चीज़ों को जानेंगे। और भारतीय हैं तो थोड़ा सा अफेक्शन होता है कि मतलब हरे भारत के मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं, है ना। तो इसलिए भी हो सकता है, बस एक ऐसे ही बता रहे हैं कि इसलिए हो सकता है। तो देखिए कहाँ कहाँ चेयरमैन बना डाले। पराग अग्रवाल जो बन गए हैं ट्विटर के CEO, वहीं गूगल एवं अल्फ़ाबेट के CEO बने हुए हैं सुंदर पिचाई, गूगल एवं अल्फ़ाबेट के सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्या नंडेला। अब सुंदर पिचाई और सत्या नंडेला दोनों लोगों को पद्म भूषण या पद्म श्री कौन सा पुरस्कार दिया गया, ये आप कमेंट करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO बने हैं सत्या नंडेला, एडोबे के चेयरमैन और CEO बने हैं शांतनु नारायण, IBM के चेयरमैन और CEO बने हैं अरविंद कृष्णा, और पालो आल्टो के CEO निकेश अरोड़ा, VMware के CEO रंगराजन रघुराम बने हैं। तो इतने लोग बने हैं, तो इनको याद करना पड़ेगा। आयोग ने खेला किया, समीक्षा अधिकारी मेंस में क्वेश्चन दिया, सुमेलित करने के लिए बताइए कौन से हैं कौन से नहीं हैं। तो 2-4 तो याद करिए, एलिमिनेट कर लेंगे आप लोग, ये महत्वपूर्ण है। रेबेका ग्रिंसपन जो हैं कोस्टा रिका की पूर्व उपराष्ट्रपति व अर्थशास्त्री हैं। अंकटाड की पहली महिला महासचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण की हैं। रेबेका ग्रिंसपन कोस्टा रिका की राजधानी कमेंट कर दीजिएगा। अंकटाड की यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड की पहली महिला महासचिव बनी हैं। ओके, गिलबर्ट एफ हांगबो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 11वें महानिदेशक बने हैं।
टोगो के ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो टोगो की राजधानी क्या है, कमेंट करिएगा। आप राजधानी पूछने का मतलब है कि सर्च करिए, कमेंट करिए, क्या पता यही पूछ दिया जाए एक राजधानी वाला क्वेश्चन और वो सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन से क्या होता है कि आप प्लस होते चले जाते हैं, है ना। और एक ही क्वेश्चन क्या करता है कि आपको पूरा 1 साल लेके चला जाता है। और कुछ लोग 2-3 साल जब ऐसे ऐसे निकल जाता है, 4 साल, तो फिर कहते हैं कि मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, अब जा रहे हैं, हम तैयारी नहीं करें, हमारे बस की बात नहीं है ना। तो गिलबर्ट एफ हांगबो टोगो के हैं और आईएलओ के 11वें महानिदेशक बने हैं। आईएलओ की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यून सुक यूल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। यून सुक यूल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में बना है ना। तो एफएटीएफ के टी राजा कुमार या टी राजकुमार हैं, तो एफएटीएफ के ये अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ओके ओके ओके। यूरोपीय संसद की यूरोपियन पार्लियामेंट के नई अध्यक्ष बनी है रोबर्टा मेटसोला। यूरोपीय संसद की रोबर्टा मेटसोला। एफएटीएफ के टी राजकुमार, यून सुक यूल दक्षिण कोरिया, गिलबर्ट एफ हांगबो 11वें महानिदेशक बने आईएलओ के। और रेबेका ग्रिंस्पन अंकटाड की पहली महिला बनी है। लता मंगेशकर जी से क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जा सकता है, सुमेलित करने के लिए 92 ईयर की एज में 92 साल की उम्र में 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ। 2001 में इनको दिया गया था भारत रत्न। 1989 में दादा साहब फाल्के। दो तो अभी याद कर लीजिए कि 2001 में इनको मिला था भारत रत्न, 1989 में इनको मिला दादा साहब फाल्के। ये 2001 वाला क्वेश्चन उत्तराखंड ने ध्यान दिया और पूछ लिया उत्तराखंड पीसीएस ने। तो 1989 में दादा साहब फाल्के। और स्वर कोकिला के नाम से चर्चित लता जी का जन्म 1929 में हुआ था। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में मराठी फिल्म कितनी ही साल के लिए अपना पहला गाना गाया। 1942 में मराठी फिल्म पहली मंगलागौर में अभिनय भी किया। 1946 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना गाया। 30,000 से अधिक इन्होंने गाने गाए। और भारत रत्न और दादा साहब फाल्के के अलावा 1969 में मिला इनको पद्म भूषण। 1969 में, ऐसे याद करिए अब, 1969 में इनको मिला पद्म भूषण है ना, पद्म भूषण मिला। 1989 में इनको मिला दादा साहब फाल्के। ओके। और उसके बाद इनको मिला 1999 में 1999 में मिला पद्म विभूषण। ओके। और 2001 में इनको मिला भारत रत्न। क्या मिला? भारत रत्न मिला। ठीक है। उसके अलावा 2009 में इनको प्राप्त हुआ नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस सरकार के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार वगैरह वगैरह इनको प्राप्त हुआ। ऐसे ही देगा, ऐसे ही इस प्रकार से सुमेलित करने के लिए और थोड़ा सा भी याद रहेगा तो आप खींच के मारेंगे, है ना। IAEA क्या है? सॉरी, AEEA है। IAEA हम कह रहे हैं, AEEA है तो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी। इसमें फिलीपींस के मनीला में हुआ कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक के लिए 2022 और 2024 के लिए भारत को सर्वसम्मति से AEEA का नया अध्यक्ष चुना गया। फिलीपींस के मनीला में AEEA का बैठक हुई जिसमें 2022 से 2024 के लिए भारत को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का नया अध्यक्ष चुना गया। ओके, नया अध्यक्ष चुना गया। UNCCD का अभी COP15 हुई है। UNCCD की COP15 हुई है। तो आप कमेंट करिएगा कि COP15 कहाँ पर हुई, UNCCD COP15 कहाँ पर हुई और इसके अध्यक्ष इस वक्त कौन है, कौन सा देश है। ओके, तो वर्तमान में चुनाव आयोग मनीला AEEA का अध्यक्ष है। कार्यकारी बोर्ड के लिए नए सदस्यों में अब रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान, फिलीपींस शामिल हैं। उप चुनाव आयुक्त श्री नितेश व्यास के नेतृत्व में मणिपुर के चुनाव आयुक्त श्री राजेश अग्रवाल और राजस्थान के चुनाव आयुक्त श्री प्रवीण गुप्ता के साथ भारत निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मनीला में कार्यकारी बोर्ड की बैठक में हिस्सा लिया। अब याद कैसे होंगे ये तीनों लोग? MRP होता है तो आप MRP मत करिए, NRP। N से हो गए नितेश, R से हो गए राजेश और P से हो गए प्रवीण। NRP यानी नितेश, राजेश और प्रवीण, ये तीनों लोग गए थे। नितेश जी मणिपुर के चुनाव आयुक्त हैं, राजेश जी राजस्थान के हैं और प्रवीण जी भारत निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त शायद हैं। ठीक है।
एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी चुनाव अधिकारियों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए इस तरह से बैठक होती है। 2022 से 24 के लिए भारत को अध्यक्ष चुना गया। स्वदेश निर्मित पहली विमान डॉर्नियर 228 डॉर्नियर 228 की पहली व्यावसायिक उड़ान। अब बहुत ही महत्वपूर्ण, स्वदेश निर्मित है, भारत निर्मित है, यानी अब तक भारत में स्वदेश निर्मित उड़ानें नहीं होती थी, मतलब ऐसी फ्लाइट नहीं थी। लेकिन अब HAL द्वारा निर्मित डॉर्नियर, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है डॉर्नियर 228। इसकी पहली उड़ान हुई है। 17 सीटों वाले इस यात्री विमान का सेना द्वारा उपयोग अभी तक किया जाता रहा है, किंतु आम नागरिकों के लिए अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक हुआ है। और एयरलाइंस एयर ने पहला इसको उड़ाया है, पहली बार शुरू किया है। इसके साथ ही एयरलाइंस एयर स्वदेशी विमान के जरिए उड़ान सेवा उपलब्ध कराने वाली देश की पहली कंपनी बनी। एलायंस एयर ने ऐसा कारनामा किया। ओके, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत क्या है? कार्बन न्यूट्रल का मतलब शून्य कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करने को संदर्भित करता है। कार्बन नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा? ग्राम ऊर्जा स्वराज के तहत 1500 सोलर पैनल लगाए गए हैं और सभी ग्राम मॉडल पंचायतों में 340 घरों को उससे बिजली मिल रही स्वच्छ तरीके से, सोलर से। ओके, तो यह देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है जम्मू कश्मीर में सांबा है, सांबा के पल्ली गांव में, जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली गांव में, जम्मू कश्मीर के सांबा के पल्ली गांव में। ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कर्नाटक में डिजिटल वाटर बैंक बनाया गया। एक्वा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स द्वारा गठित किया गया। एक्वेरियम इसको नाम दिया गया, एक्वेरियम। ओके, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी इंडिगो। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी इंडिगो। स्वदेशी नेविगेशन गगन क्या है? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन है। ओके, और यह भारतीय नागरिकों के लिए उड्डयन की एक बड़ी छलांग है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है, क्योंकि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बाद अपनी SBS प्रणाली बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। ATR विमान में इस तकनीक का उपयोग किया गया और इसे 27 अप्रैल 2022 को सुबह राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उतारा गया। ATR 72 विमान इंडिगो का, याद रखिएगा, गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड, और इसका जो है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्पेस रिसर्च इसरो द्वारा विकसित किया गया। इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए, हाँ, ये पूछा भी गया था ना, वो गगन वाला पूछा भी गया था, इंडिगो एयरलाइन। सांबा 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला। क्या 100% घरों को क्या कवर कर दिया? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 100% सभी घरों को उसमें कवर कर दिया गया। 100% घरों के लोग उसमें पंजीकृत हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये सांबा है और सांबा में ये पल्ली गाँव है, जहाँ पर पल्ली गाँव में क्या हो गया है? कार्बन न्यूट्रल पंचायत। ओके, नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे तो ठीक है, आए थे, चाय पानी किए, लेकिन कुछ काम भी कर गए। रेल लिंक जो है जयनगर मधुबनी बिहार से कुर्था नेपाल को जोड़ता है, उसका उद्घाटन हो गया। जयनगर मधुबनी बिहार, मधुबनी ज़िले में जयनगर से कुर्था नेपाल से जोड़ता है, ये बात हो गई। आए तो थे, कब आए थे? ये आए थे अप्रैल में आए थे। सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का उद्घाटन हुआ और इसका निर्माण भारत द्वारा दिए गए ऋण से किया गया है ना, इसका भी हो गया उद्घाटन। सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन ये नेपाल में, लेकिन रेल लिंक जो है जयनगर से कुर्था नेपाल तक, है ना ये। और इस यात्रा के दौरान नेपाल में रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया गया, नेपाल में लॉन्च कर दिया गया। और ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य देश भी बन गया नेपाल। आए थे, है ना, ठीक है। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला फिलीपींस पहला देश। ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ भारत की नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल वो भारत और रसिया के द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई है। नाम भी इनका ब्रह्मपुत्रा और मोस्कोवा नदियों के नाम पर रखा गया। मोस्कोवा वहाँ पे मॉस्को में है नदी रसिया की, उस पे दोनों लोग मिलके इस मिसाइल को बनाए हैं और इस मिसाइल को खरीदने वाला फिलीपींस पहला देश बन गया है। ठीक है, तो फिलीपींस पहला देश बन गया है। ओके, ठीक है। रायसीना संवाद हुआ है। रायसीना संवाद में कुछ अलग चीज़ें इस बार हुई हैं। रायसीना संवाद का यह 7वां संस्करण था।
सातवां संस्करण था 2022 में अप्रैल में हुआ। और यह इन पर्सन किया गया वैयक्तिक फार्मेट में हुआ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया और इसकी थीम थी टेरा नोवा इम्पैशन इम्पेशन एंड इम्पेरिल। टेरा नोवा इम्पैशन इम्पेशन एंड इम्पेरिल। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ओके, इसमें जो है कि यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयल, यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयल उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थीं। इसके अलावा कई विदेशी लोग भी थे, कई विदेशी और लोग भी थे, जैसे स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ड्स, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंटनी अवार्ड भी उपस्थित थे। ये लोग भी आए थे। इस वर्ष रायसीना संवाद के साइड इवेंट्स भी हुए। पार्श्व कार्यक्रम आयोजन बर्लिन और वाशिंगटन डीसी में हुआ। ये चीज़ें आपको घटनासार में नहीं मिलेंगी, ये घटना चक्र में है। ओके, संस्करण में 90 से अधिक देशों में बहुपक्षीय और ठीक है। और उल्लेखनीय कि रायसीना संवाद सिंगापुर के सांग्रीला संवाद से प्रेरित है। स्टेटमेंट अगर बनाए जाएंगे तो खेला होगा। ओके, ठीक है, और बनाना भी चाहिए, यहाँ से स्टेटमेंट बनना चाहिए और बनने लायक भी ये है करंट अफेयर। अमृत सरोवर बहुत ध्यान से। जम्मू कश्मीर में गए थे भारत के प्रधानमंत्री, 24 अप्रैल को गए थे। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है कमेंट करिएगा। तो वहाँ पर थे, तो वहीं पे यात्रा के दौरान जल निकायों वाटर बॉडीज का कायाकल्प सुनिश्चित करने के लिए अमृत सरोवर नामक एक नई पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना है। इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना है। देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास करना है। प्रत्येक अमृत सरोवर का तालाब क्षेत्र न्यूनतम 1 एकड़ का होगा। ओके, और जल धारण क्षमता 10,000 क्यूबिक मीटर होगी। और प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों के साथ देश भर में कुल 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण या कायाकल्प किया जाएगा। सही तरीके से हो जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा सरकार को ये भी चाहिए कि जो तालाब पोखरे हर जगह पर हैं, उनका फिर से जीर्णोद्धार कहते हैं कि वो किया जाए। बहुत से हैं, यहाँ तक कि हमारे गांव में 4-4, 5-5 हैं, लेकिन किसी का जीर्णोद्धार वगैरह नहीं है। सब उसमें वाटर हाइसिंथ कहते हैं ना, वाटर हाइसिंथ जल कुंभी से भरे हुए हैं। तो ये चीज़ें भी सरकार को देखनी चाहिए। सरकार के पास पैसा रहता है, सरकार जो है कि मनरेगा के थ्रू पैसा खर्च करती है। सरकार सही तरीके से अगर कार्य करे तो इतना भारत के पास पैसा है, इतना इन्वेस्ट सरकार करती है, लेकिन क्या होता है सही तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है ना। मनरेगा में क्या होता है, 20 दिन काम करते हैं, लोगों की मिली भगत होती है, प्रधान की मिली भगत होती है कि 20 दिन काम करते हैं, उस पर साइन करवाते हैं 80 दिन का, और जो कार्य करता है उसको भी आधा पैसा देते हैं, आधा पैसा प्रधान रखते हैं, है ना। तो आधा पैसा प्रधान रखते हैं, आधा उसको देते हैं। वो भी ले लेता है कि चलो मुझे काम नहीं करना पड़ा, और वो भी ले लेते हैं कि हम इनको ऐसे करके ले लिए। ये चलता है, और इसको सही तरीके से अगर देखा जाए तो ये गलत है। सही तरीके से कायाकल्प करना हो तो बहुत एकदम सुंदर हो सकता है। भारत के हर एक गांव सुंदर हो सकते हैं, इतना पैसा सरकार खर्च करती है। ठीक है, तो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स नेशनल द्वारा विकसित अमृत सरोवर पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का प्रयोग जिलों में मिशन अमृत सरोवर की प्रगति या प्रदर्शन का पता लगाने में किया जाएगा। और इस योजना का टारगेट भी रखा गया कि 15 अगस्त 2023 तक पूर्ण कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 2023 तक पूरा कर दिया जाएगा। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश के रामपुर में पटवाई गांव में ग्राम पंचायत पटवाई में, है ना। तो ये महत्वपूर्ण था अमृत सरोवर। अब आगे बढ़ते हैं। इस्माइल योजना योजना क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इस्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड सरप्राइज, है ना। 12 फरवरी को नई दिल्ली में इस्माइल योजना लॉन्च किया गया। इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, स्टेटमेंट बनते हैं तो पूछता है कि कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया और इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। बस इतना याद रखिए। ओके, ठीक है, महत्वपूर्ण है।
ये और महत्वपूर्ण हो जाता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। और वहीं ये राष्ट्रीय है, वहीं वर्ल्ड लेवल की बात होती है तो मल्टी पावर्टी इंडेक्स जब जारी किया जाता है MPI, ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्लस UNDP के द्वारा मिलके 2010 से यह रिपोर्ट जारी की जा रही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल मंत्रालय है। MPI के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नीति आयोग वैश्विक MPI का प्रकाशन करने वाली एजेंसियों यथा OPHI, ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव तथा UNDP के साथ समन्वय करने हेतु उत्तरदायी है। और यह रिपोर्ट क्या निकल के आई है? रिपोर्ट आई है कि सर्वाधिक गरीबी, जो गरीबी वाले बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य हैं, नंबर 1 पर बिहार है और बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 829 है, ओके। जनसंख्या घनत्व इतना है। बिहार में 51.91% लोग गरीब हैं। झारखंड में दूसरे नंबर पर बिहार से नीचे सटा हुआ, और दोनों उत्तर प्रदेश से बॉर्डर साझा करते हैं। 42.6116 है। और इन दोनों से सटे हुए हमारा उत्तर प्रदेश 37.79% उत्तर प्रदेश में गरीब हैं। मध्य प्रदेश में 36.65% गरीब हैं। मेघालय में 32.67 गरीब हैं, ओके। अब देखिए, बिहार से सटा है झारखंड, झारखंड से सटा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है मध्य प्रदेश, है ना। और मध्य प्रदेश से बहुत दूर है मेघालय, मेघालय तो बहुत दूर है ना। तो ये याद रखिएगा, आयोग गेम खेलना चाहेगा तो यहाँ पर डेटा देगा आपको। उत्तर प्रदेश का डेटा तो याद ही रखिए, है ना। 51.91 है बिहार, यूपी है, और इसके बीच में झारखंड का है। तो डेटा में भी आपको सुमेलित करवा सकता है, ओके। डेटा में खेला कर सकता है। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीब जनसंख्या वाला राज्य है। केरल 0.71%, मतलब 1% भी गरीब लोग नहीं हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से दादरा एवं नगर हवेली में सर्वाधिक गरीब लोग हैं। दादरा एवं नगर हवेली एवं बहुआयामी गरीबी जनसंख्या सर्वाधिक, जबकि पुडुचेरी में सबसे कम है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली में सर्वाधिक गरीब हैं, पुडुचेरी में सबसे कम हैं, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। उत्तर प्रदेश में ये देखिए 37.79% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी से रूप से गरीब है, बहुआयामी मल्टी पावर्टी तरीके से गरीब है। इसके कुछ वो भी होते हैं कि किस प्रकार का मतलब छत है उनके पास, पानी कौन सा यूज करते हैं, उनके पास शौचालय वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं है, एजुकेशन का लेवल क्या है, हेल्थ की स्थिति क्या है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, कई चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश का MPI स्कोर 0.18 है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 44.32% गरीब हैं। शहरी क्षेत्र में 18.07% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है, ओके। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले की बात करें तो सबसे ज़्यादा गरीब है श्रावस्ती में, और सबसे कम लिटरेसी रेट भी श्रावस्ती में है, और सर्वाधिक गरीब श्रावस्ती में ही है, ओके। PK बस महाराज यूपी स्पेशल के लेक्चर में हमने बताया था। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, तो ये श्रावस्ती जो है, ये श्रावस्ती बॉर्डर साझा करता है नेपाल के साथ, 74.38% है। फिर उससे थोड़ा कम वहीं श्रावस्ती से देखिए, श्रावस्ती, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, उसी से सटा हुआ है बहराइच, ओके। बहराइच, श्रावस्ती, फिर वहीं सटा हुआ है बलरामपुर। तो सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में, बहराइच में, फिर बलरामपुर में, है ना। श्रावस्ती, बहराइच और फिर बलरामपुर में, ओके। और वहीं सटा हुआ है यहाँ पर लखीमपुर खीरी, वो भी है, फिर गोंडा थोड़ा नीचे आ जाता है ना। और सबसे कम बहुआयामी गरीबी में लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में, और फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा कानपुर नगर में है, मतलब कम में ये लोग हैं। उससे थोड़ा ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में है, कम वाले में ये लोग हैं, ओके, चलिए ठीक है। तो सबसे कम गरीबी लखनऊ में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से, कई क्वेश्चन यहाँ से खींच के आपके सर पे गिराए जा सकते हैं, ओके। तो इसलिए तैयार रहिए। यहाँ पर हाइलाइटर के साथ सही तरीके से नहीं आया। चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में क्या देखना है, थोड़ा सा देख लेते हैं। महत्वपूर्ण है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने निकाला है। 180 देशों में भारत को 150वां स्थान प्राप्त हुआ है 2022 में। पिछले वर्ष भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ था, ओके। और नंबर 1 पर कौन सा देश है? नंबर 1 पर देश जो है कहाँ गया? नॉर्वे है, और दूसरे पे डेनमार्क है। नॉर्वे, डेनमार्क नंबर 1 और 2 पर हैं। भारत 150 पर है 2022 में 180 देशों में। पिछले वर्ष 142 पर था 180 देशों में, ओके, ठीक है। उत्तर कोरिया को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे खराब स्थिति में उत्तर कोरिया, किम जोंग उन है,
तो किम जोंग उन जो है कि बहुत ज़्यादा हथियार वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पर सर्वाधिक मतलब प्रेस वगैरह की बात ही नहीं होती है, सीधे उड़ा देते हैं, है ना। और ब्रिक्स देशों की बात करें तो भारत जो है ब्रिक्स में ब्राज़ील रूस के बाद तीसरे स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं विश्व सैन्य प्रवृत्तियाँ 2021 सिप्री की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बारे में, और बताया गया है कि 2020 की तुलना में 0.7% बढ़कर 2113 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है वैश्विक सैन्य व्यय वर्ष 2020 की तुलना में, ठीक है, तो बढ़ गया है। और 2021 में विश्व सैन्य पर पहली बार $2 ट्रिलियन के स्तर को पार कर गया है और अमेरिका, चीन और भारत टॉप 3 ऐसे देश हो चुके हैं जो टॉप पर चल रहे हैं मिलिट्री पर खर्च करने में। अमेरिका, चीन, भारत, यूके, रूस, 5 ये हो गए। अमेरिका, चीन, भारत, यूके और रसिया 5 देश ये हो गए हैं। ओके, ये पाँचों देशों की टोटल 62% हिस्सेदारी हो जा रही है। विश्व में 100% अगर मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर हो रहा है तो 62% तक इन्हीं लोगों का हो रहा है। ओके ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका, चीन, भारत, यूके, रूस, याद रखिएगा। हथियारों के आयात और निर्यात पर सिप्री की रिपोर्ट, आयात और निर्यात पर यहीं सिप्री की रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर सिप्री के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ओके, तो यहाँ पर जो है कि ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र 2021 शीर्षक से जारी हुआ और इसमें बताया गया कि इंडिया हमने ट्रिक बताई थी, इंडिया, सऊदी अरब, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया 4 ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहे हैं, है ना। इंडिया नंबर 1 पर है। और इंडिया सर्वाधिक कहाँ से हथियार खरीद रहा है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक इंडिया रसिया से खरीद रहा है, उसके बाद रसिया से कर रहा है और फिर उसके बाद इंडिया खरीद रहा है। भारत का कुल हथियार आयात इस वर्ष इस अवधि के दौरान 85% 3 देशों से, रूस से, फ्रांस से और यूएसए से। रफू भारत रफू कर रहा है, रसिया से, फ्रांस से और यूएसए से, टॉप 3 देश से खरीद रहा है। और विश्व में बेचने वालों की अगर बात करें, 100% में बेचने वालों की बात करें तो 3 देश हैं, उर्फ यूएसए हो गया और फ्रांस है, चीन है, सॉरी यूएसए, फ्रांस और चीन है, यूएसए, फ्रांस और चीन टॉप 3 हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की 39 हिस्सेदारी के साथ 2017 से 21 के दौरान दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक के रूप में अपना स्थान बनाए रखा। वहीं रूस 19%, फ्रांस 11%, फिर चीन है। भारत जो है 23वां देश है सबसे ज़्यादा निर्यात करने में, 23वें नंबर पे है और सिर्फ 0.2% विश्व का निर्यात करता है ना, जिसकी विश्व निर्यात में हिस्सेदारी 0.2% ही है, 0.2% ही है। आप कमेंट करिए कि भारत कौन से देशों को निर्यात करता है, तो नंबर 1 पर कौन सा देश है, नंबर 2 पर कौन सा देश है, नंबर 3 पर कौन सा देश है, ये कमेंट करिएगा। ओके, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें UNHDSN के द्वारा ये जारी की जाती है और 2022 की रिपोर्ट में भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है, 136 प्राप्त हुआ, 146 में पिछले वर्ष 139 था। इस रिपोर्ट का यह 10वां संस्करण था इसका। इस बार भारत को 146वें स्थान पर रखा गया है, पिछले वर्ष 139 स्थान पर था। ओके, फिनलैंड जो है नंबर 1 पर है, दूसरे डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड है और खुशहाली में सबसे आखिरी नंबर पर 146 पर अफगानिस्तान है, जहाँ पर खुश नहीं है। और फिनलैंड जो है कि सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में लगातार 5वीं बार नंबर 1 पर बना हुआ है। ओके, और भारत हमारा 136 पर है, 146 देशों में 139 पर। इतना दुखी तो नहीं है भारत के लोग कि इतना रख दिए हैं। ओके ठीक है, चलिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो रिपोर्ट आई है इसमें जो है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें और लिखी गई हैं कि भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले व एकमात्र भारतीय जिन्हें वर्ष 1930 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। हालांकि वर्ष 2014 व 2016 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल का विजेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया था। इस वर्ष जो है एलन मस्क स्पेसएक्स और टेस्ला के CEO हैं। एलन मस्क के पास 3 देशों वगैरह। एलन मस्क को घोषित किया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हीरोज़ ऑफ द ईयर वैक्सीन वैज्ञानिक मिरेकल वर्कर्स के नाम से अभिहित मिरेकल वर्कर्स को हीरोज़ ऑफ द ईयर। एंटरटेनर ऑफ द ईयर ओलिविया रोड्रिगो, अमेरिका की गायिका। एंटरटेनर ऑफ द ईयर ओलिविया रोड्रिगो, अमेरिका गायिका। एथलीट ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स, अमेरिका की जिम्नास्ट। एथलीट ऑफ द ईयर, और यहीं से स्टेटमेंट बना के आयोग ने पूछा था अभी समीक्षा अधिकारी में। तो ओलिविया रोड्रिगो को कोई और अवार्ड दिया गया है या फिर कोई और अवार्ड दिया गया है, वो आप कमेंट करिएगा कौन सा दिया गया।
टाइम में एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं, अमेरिका की गायिका हैं। ओके ठीक है। अब मिस्र बना है एनडीबी का नया सदस्य, मिस्र देश बना है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। तो ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य हैं? बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे पिछले वर्ष एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए थे और अभी मिस्र शामिल हो गया, तो टोटल देशों की संख्या हो गई 9। तो ब्रिक्स एनडीबी है तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के बाद बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे हो गए, उसके अलावा मिस्र भी हो गया। ओके, तो मिस्र एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा सदस्य देश मिस्र है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन है और किसी भी समय पूछा जा सकता है। किसी भी समय का मतलब ये नहीं कि सुबह उठें चाय पी रहे हैं तब तक पूछ दिया, कोई पूछ भी सकता है दोस्त यार। तो फिलीपींस में राष्ट्रपति चुना हुआ है, वहाँ पर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है तो वहाँ पर इमैनुअल मैक्रों दूसरी बार हुए हैं ना, इमैनुअल मैक्रों। और पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो गया तो शहबाज शरीफ बन गए हैं 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। और कोस्टा रिका में रोड्रिगो चाव्स बनी है, रोड्रिगो चाव्स जो है कि ये चुनाव जीता है इन्होंने। और तुर्कमेनिस्तान में सरदार बर्दी मुहामेदोव। हंगरी में कैटलिन नोवाक देश की नई राष्ट्रपति बनी हैं, कैटलिन नोवाक और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हंगरी। ओके, तो हंगरी देश में नहीं, पुस्टाज ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? पुस्टाज कमेंट करिएगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव यून सुक योल दक्षिण कोरिया में। ओके। स्वीडन में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। होंडुरास में महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की कैपिटल बताइएगा। पहली महिला राष्ट्रपति हैं होंडुरास की। ओके ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ मौद्रिक नीति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम कई बार बता चुके कि यहाँ से खेला होगा। मौद्रिक नीति में जो दरें हैं पिछले उससे 1 साल या 1.5 साल से नहीं बढ़ाई जा रही थी कोविड की वजह से, लेकिन अब जो है बढ़ा दी गई हैं। CRR जो होता है कैश रिजर्व रेशियो बैंकों को, जैसे कि अगर हम किसी बैंक की बात करें तो बैंक जो है कैश रिजर्व रेशियो 4% तक रखते हैं। किसके पास? RBI के पास रखते हैं। SLR जो होता है 18% तक गोल्ड वगैरह के फॉर्म में रखते हैं, गोल्ड वगैरह कैश के फॉर्म में भी हो सकता है। SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है वो बैंक अपने पास रखते हैं, तो वो 18% है। रेपो रेट अल्प अवधि के लिए बैंक जो ऋण लेते हैं RBI से, रेपो रेट 4% से बढ़ाकर कर दिया गया 4.40%। ओके, रिवर्स रेपो रेट RBI बैंकों से जब ऋण लेता है तो 3.35% दर उसकी है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम ही होता है। MSF 4.65 है और बैंक रेट 4.65 है। MSF और बैंक रेट दोनों 4.65 है। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 4.65 है। याद रखिएगा, सुमेलित करने के लिए खेला होगा। ओके ठीक है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब गवर्नर जो हैं RBI के बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का वहाँ पर उद्घाटन किए हैं। और यह इनोवेशन हब भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक सब्सिडरी कंपनी है, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत की गई है। ओके, और स्वतंत्र बोर्ड के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा, जिसके पहले अध्यक्ष के रूप में सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णनन को नियुक्त किया गया है। ओके, और इसके अलावा वाडिका स्याही निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित हुई है। 28 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मैसूर कर्नाटक टीपू सुल्तान जानते हैं ना में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, जो भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, कि वाडिका स्याही निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित हुई है। ओके ठीक है। और यहाँ पर है कि MSME रुपे क्रेडिट कार्ड सबसे पहली बार फरवरी 2022 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने NPCI के साथ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के सहयोग से यूनियन MSME रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया था। अब जो है कि MSME मंत्री नारायण राणे द्वारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 4 बैंकों कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBM बैंक और HDFC बैंक के साथ मिलकर इस प्रकार का दूसरा कार्ड जारी किया गया, 4 बैंकों के साथ मिलकर NPCI। ओके ठीक है।
पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स भारत का है IC15। क्या नाम है? IC15। वैश्विक क्रिप्टो सुपर ऐप क्रिप्टो वायर ने दुनिया के प्रमुख एक्सचेंजों में सूचीबद्ध 15 सबसे अधिक कारोबार करने वाली क्रिप्टो करेंसी के प्रदर्शन की माप एवं निगरानी हेतु भारत में एक क्रिप्टो इंडेक्स की शुरुआत की और इस क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स को IC15 नाम दिया गया। IC15 नाम दिया गया है। ओके, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की रिपोर्ट है। हमने बताया कि यहाँ पर जो रिपोर्ट आई हुई हैं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओके, तो देखिए एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, एशिया की बात हो रही तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है? एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक मनीला में स्थित है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। इसने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जारी किया 2022। इस रिपोर्ट की थीम है मोबिलाइजिंग टैक्सेस फॉर डेवलपमेंट। थीम याद करने की आवश्यकता नहीं। इसने बताया है कि एशिया की GDP वृद्धि वर्ष 2022 के लिए 5.2%, 2023 के लिए 5.3। तो यही याद कर लीजिए कि जो 2022 चल रहा है जो और 2023 में 5.2 बताए हैं ये चचा और 5.3 बताएं अगले वर्ष का, है ना। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, इसने भारत के बारे में भी बताया। 2021 में बताया कि भारत की GDP का 8.9% अनुमानित किया था। कितना? 2021 में बताया कि 8.9, ठीक। और उसके बाद 2022 में इसने बताया, 2022 में अनुमानित किया 7.5, 2023 में इसने अनुमानित किया कि 8%। तो याद करिए 8.9, 7.5, 8%, 8.9, 7.5, 8%, 21, 22, 23। ओके, ये एक जगह एक नोट बनाइए अपनी कॉपी में, कहीं पर नोट बनाइएगा, वहाँ पर लिखिएगा ADB। ADB ने वर्ल्ड डेवलपमेंट आउटलुक जो है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो रिपोर्ट जारी किया है, वर्ल्ड GDP कितना कहा था, इंडिया कितना कहा था, वो लिख लीजिए। फिर दूसरी रिपोर्ट जब आती है, दूसरी रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं सूचकांक, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.3 अनुमानित है। इसमें ये विश्व बैंक के द्वारा 8.3, 22 और 23 में क्रमशः 8.7, 6.8 अनुमानित है। ये भी वहाँ पर नोट करिए, कई बार देखिए। ओके, और 2021 में वैश्विक विकास दर 5.5% अनुमानित है। 2021 में 5.5 और 2022 में 4.1 से 3.2। ओके, ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक वृद्धि दर भारत की है। फिर विश्व आर्थिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता IMF। देखिए आयोग पूछ सकता है, UPSC हमेशा पूछता है एक रिपोर्ट से क्वेश्चन कि रिपोर्ट यह जारी कौन करता है। आयोग UPPSC ने अभी तक रिपोर्ट पे क्वेश्चन पूछता है तो रैंक वगैरह पूछता है, डेटा पूछता है, लेकिन अभी तक ये नहीं पूछा है, एक आध बार शायद पूछा भी है कि यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो पूछ सकता है। तो इसलिए रिपोर्ट कौन जारी करता है ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे अभी पिछली बार शायद एक पूछा था, है ना, तो पूछा था एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF के द्वारा जारी होती है। ओके, और भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 21 के लिए 8.9, 22 के लिए बताया कि 8.2, 23 के लिए 6.9। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ओके, और 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात किया कि 6.1, 22 में और 23 में 3.6। अब भारत में सबसे मूल्यवान हस्तियों की बात करें तो डफ एंड फेल्स क्रॉल बिजनेस ने यह रिपोर्ट जारी की। उसने बताया कि सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी 2021 रिपोर्ट में बताया कि विराट कोहली जो हैं इतना $1 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं, 5वें वर्ष शीर्ष पर हैं डफ एंड फेल्स क्रॉल बिजनेस के द्वारा। अभिनेता रणवीर सिंह जो हैं वो, रणवीर सिंह किसके हैं, दूसरे नंबर पर हैं, और अक्षय कुमार तीसरे नंबर पर हैं, और आलिया भट्ट आंटी जी जो हैं कि चौथे नंबर पर हैं ब्रांड वैल्यू में, मूल्यवान है। कोई भी जाके बता मत दीजिएगा कि आंटी बोल रहे थे सर, है ना, कोई बताइएगा मत, हम ऐसे ही बता दिए, ठीक है। तो विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट 2022 जारी किया संयुक्त राष्ट्र ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2022 संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई है। 2021 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रॉस्पेक्ट जारी किया गया। 2021 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5.5% अनुमानित किया है और भारत की GDP 9% अनुमानित है। वैश्विक 5.5, भारत की GDP 9%। यहाँ पर आपने 4 रिपोर्ट देखी, चारों रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सेमिकॉन इंडिया का सम्मेलन 2022 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है यह सम्मेलन, कहाँ पे हुआ है? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन सेमिकॉन इंडिया 2022। इस सम्मेलन में कहाँ पर आयोजित हुआ ये दिख नहीं रहा है हमको, बेंगलुरु में हुआ। बेंगलुरु में हुआ। सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत का,
टू सेमीकंडक्टर, और इसका थीम याद रखिएगा, इसका विषय था थीम भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की गति में वृद्धि, यानी कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बेंगलुरु में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको क्या किया, उद्घाटन किया इसका। देश का पहला ड्रोन स्कूल के बारे में बहुत सुन लिए आप लोग, ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ओके। उसके अलावा गीतांजलि श्री की रेत समाधि को दे दिया गया बुकर पुरस्कार, प्राप्त हो चुका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। रेत समाधि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली हैं ये, इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया। याद रखना क्या है, ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली हैं। दूसरी चीज़, रेत समाधि इनका उपन्यास है। इस अनुवाद जो किए हैं उनका नाम है डेजी रॉकवेल, टॉम ऑफ सैंड के नाम से डेजी रॉकवेल ने अनुवाद किया है, और यह हिंदी की पहली रचना जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है अब, ओके। चैनालिसिस जो है कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत 21वें स्थान पर है। चैनालिसिस के द्वारा भारत ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत 21वें स्थान पर है, 21वें स्थान पर है। और यह चैनालिसिस द्वारा लगातार दूसरा डेटा है। क्रिप्टो करेंसी परिसंपत्तियों में इथेरियम सबसे उल्लेखनीय लाभार्थी है। भारत 21वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है, उसके बाद यूके है, यूएसए, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद तीसरे नंबर पर है जर्मनी। यूएसए, यूके, जर्मनी 3 पर टॉप 3 हैं। चैनालिसिस के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में 21वें स्थान पर भारत है। देश का 100वां यूनिकॉर्न बना है, और लेक्चर लगभग 1 घंटे का हो चुका है, 2 मिनट और लगेगा। देश का 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है? ओपन याद रखिएगा, ओपन बना है 100वां यूनिकॉर्न। देश का पहला यूनिकॉर्न जो था 2011 में इनमोबी, ओके। देश का 100वां यूनिकॉर्न ओपन, याद रखिएगा, 100वां यूनिकॉर्न ओपन है। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची जारी हुई है। ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची जारी हुई है। इसमें जो है कि अमेरिका कंपनी वर्कशायर हैथवे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वर्कशायर हैथवे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पर कौन सी कंपनी है? दूसरे नंबर पर औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास बैंक चाइना का है। तीसरे नंबर पर सऊदी की है, सऊदी अरामको तीसरे स्थान पर है, ओके। सऊदी अरामको तीसरे पर है, यानी पहले पर है वर्कशायर हैथवे यूएसए वाली, दूसरे पर चीन का औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक है, तीसरे पर है सऊदी अरामको है, ओके। अब बात भारत की करें कि तो भारत की मुकेश अंबानी वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है कि 53वें स्थान पर है और भारत में नंबर 1 पर है। उसके बाद 105वें स्थान पर एसबीआई है, एसबीआई 105वें स्थान पर है। एचडीएफसी 143वें स्थान पर है और आईसीआईसीआई 204वें स्थान पर है। याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री 53rd नंबर पे है, ओके। ग्लोबल 2000 की सूची में 10 भारतीय फर्मों को स्थान दिया गया है। ओएनजीसी हाउसिंग एंड यानी एचडीएफसी और टीसीएस भी है, टाटा स्टील भी है, एक्सिस बैंक है, ओके। ये सब है कंपनियां भारत की, यानी ग्लोबल 2000 कंपनियों में भारत की 10 कंपनियां हैं, ओके। नंबर 1 पर रिलायंस इंडस्ट्री 53rd नंबर पर है। सऊदी पेट्रो कंपनी अरामको बनी दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी। सऊदी अरामको जो ग्लोबल 2000 में तीसरे नंबर पे है, और वही एप्पल ने दुनिया में सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा खो दिया है। सऊदी पेट्रोल कंपनी अरामको ने मई 2022 में एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, ये याद रखिएगा, ओके। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे सभी हो गए। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ये क्वेश्चन ऐसे थे कि आयोग के जो भी पेपर सेट कर रहे हैं उनको क्वेश्चन यहाँ से बनाने चाहिए, और बनाने चाहिए मतलब ये इच्छा आप लोगों की भी है। पढ़ा हुआ आए तो अच्छा लगता है ना। और वैसे तो पढ़ लीजिए, अच्छे से टिक कर लीजिए, बाकी रिवीजन करिए। रिवीजन एक ऐसी मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसी चाबी है जो सफलता के दरवाजे खोल सकती है। रिवीजन आप मान लीजिए दृष्टि की कोई बुक, मान लीजिए हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं दृष्टि का पढ़िए, कोई भी बुक अगर आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करिए। रिवीजन जो आपके रास्ते खोल देता है। आप रिवाइज नहीं करेंगे, 50 किताबें लेकर आएंगे। अब जैसे घटना चक्र और घटनासार आपको दिया गया है करंट अफेयर में, आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहाँ पर बता दिए गए, टिक कर लीजिए, बार बार रिवाइज करिए। ऐसा रिवीजन होना चाहिए कि कहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं। आप जब भी पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन तो आपके दिमाग स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ कोने पे लिखी थी, ये चीज़ ऊपर लिखी हुई है, मतलब पेज में ऊपर लिखी हुई है, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ऐसे होना चाहिए, इतना रिवीजन होना चाहिए। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर दीजिए तो देखिए कोई रोक नहीं पाएगा एग्जाम से को क्वालिफाई करने से, ओके। तो सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।